हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 12th में आप सभी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके लगभग 80% आपने कवर कर लिया है। अब केवल 2-3 चीजें रह जाती हैं, एक तो इम्प्लांटेशन, दूसरा पार्चुरेशन और थर्ड इज जेस्टेशन पीरियड, और उसके बाद लैक्टेशन के बारे में आपको जानना है। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप सभी ने कल मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से जब क्रोमोसोम्स फ्यूज करते हैं, तो अगर जो मतलब कल समझाने से आपको इतना समझ में आ गया था कि जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है वो किस पर डिपेंड करता है, वो मदर पे नहीं फादर पे डिपेंड करता है। यानी कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो फादर से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेटी होगी या बेटा होगा, ये पूर्ण रूप से पिता पर निर्भर करता है, ना कि माँ पर निर्भर करता है। तो ये आप लोगों ने कल जान लिया था। उसके बाद बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट था आपका जानने के लिए कि ट्विंस कैसे बनते हैं, आइडेंटिकल। तो ट्विंस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फर्टिलाइज्ड ओवम splits into two and each of them develops into a new baby. They are genetically similar to each other. Identical twins का मतलब कि जो एकदम एक जैसे होंगे, समान रूप होंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक ही एग को एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज किया हुआ होगा, और उसके बाद वो क्या होगा, बाद में उसका न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, और उसके बाद उसमें ही दो बेबीज का डेवलपमेंट एक साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है जो जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विंस वे होते हैं जो टू ओवम्स, अगर टू स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज किए जाते हैं और उसके बाद दो बेबीज का जन्म होता है, तो वो क्या होते हैं, जेनेटिकली यूनिक होते हैं एक दूसरे से। और प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में आपको अब जानना है। तो प्रेगनेंसी है बच्चों, यानी कि जिसको आप कहते हैं गर्भावस्था। प्रेगनेंसी जिसको आप गर्भावस्था कहते हैं। आप सभी ने कल इम्प्लांटेशन के बारे में जाना था। इम्प्लांटेशन में आप ये जान रहे थे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है। उसके बाद एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलिक स्टमक जंक्शन में। उसके बाद वहां पे डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। फिर ट्रेवल करके जो जाइगोट है वो एंडोमेट्रियम लेयर में जाकर के अटैच हो जाता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में जाके अटैच होता है। और जहां पे अटैच होता है वहां पे फिर जैसे ही वहां पे वो अटैच होता है, चिपकता है, तो उसके बाद यूट्रिन जो सेल्स हैं, यूट्रिन वॉल की जो सेल्स हैं, वो बहुत तेजी से क्या करती हैं, डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। और इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस के अंदर वो फिक्स हो जाता है, और बाहर से एंडोमेट्रियम लेयर जो है क्या करती है, उसको कवर कर लेती है। तो इसी प्रकार से यूट्रिन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट के एम्बेडेड होने के या घुस जाने के प्रक्रिया को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं या अंतररोपण की प्रक्रिया कहते हैं। और बाद में यही प्रक्रिया क्या होती है, प्रेगनेंसी का रूप ले लेती है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी में क्या है बच्चों, आफ्टर इम्प्लांटेशन यानी अंतररोपण के बाद द ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विली सराउंडेड बाय द यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। अब इसको एक एक लाइन को आपको इजीली अच्छी तरह से समझते हुए चलना है कि जो इम्प्लांटेशन हो गया जब ब्लास्टोसिस्ट का, तो इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पे, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, तो उस पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बन जाते हैं जिनको कोरियोनिक विली कहते हैं। और ये यूट्रिन टिश्यू और बाद में मैटरनल ब्लड से कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। कोरियोनिक विली जो है
वो यूट्रिन टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट हो करके, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो करके, उलझ करके प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। द कोरियोनिक विली एंड द यूटेरिन टिश्यू गेट इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? जिससे बच्चे को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। वो एक रास्ता अपरा है जो वेस्ट मटेरियल भी लेगा और न्यूट्रिशन को अंदर लेके जाएगा, विच हेल्प्स इन सप्लाइंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो प्लेसेंटा है, जो अपरा है बच्चों, वो क्या करता है? एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की सप्लाई करने का काम करता है, एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। जैसे ही भ्रूण जो है वो शिशु में बदलने लगता है धीरे धीरे, तो उस समय पे अपरा जो है, जो प्लेसेंटा है, वो कौन से मीडियम का काम करता है? क्योंकि शिशु को डेवलप होने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब उसको उतनी ही जरूरत है जितनी कि एक वातावरण में रह रहे इंसान को या शिशु को आवश्यकता होती है। पोषण की, एक्सक्रीशन की, ब्रीदिंग की, रेस्पिरेशन की, हर प्रक्रिया करने की आवश्यकता है। तो उस प्रक्रिया को पूरा करने में कौन हेल्प करता है? प्लेसेंटा, एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। यानी कि वेस्ट का रिमूवल करने में भी वो इन्वॉल्व होता है। प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि वो अपने आर पार जो वस्तु चाहती है उसको आने जाने देती है और जो नहीं चाहती है वो नहीं आने जाने देती है। तो प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन एंड अलाउज डिफ्यूजन ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट। बहुत सारे पदार्थों को डिफ्यूजन के प्रक्रिया के तहत अंदर आने की परमिशन देती है। However, it does not allow passage of most of the germs from the mother to the fetus. लेकिन वो इतनी ज्यादा परमिएबल भी नहीं होती है कि जर्म्स को माँ से बच्चे तक पहुंचने दे। माँ से बच्चे तक जर्म्स को पहुंचने में रोक देती है, नहीं पहुंचने देती है। सब्सटेंसेस दैट पास थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू द फीटस। अब फीटस जो कि भ्रूण का, फीटस जो कि कह सकते हैं कि बहुत शिशु का धीरे धीरे रूप लेने लगता है। भ्रूण जो है वो कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे शिशु में बदलने लगता है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं उसके शरीर में। तो क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें पास हो जाएंगी उस मेम्ब्रेन के द्वारा और कौन कौन सी चीजें पास नहीं होंगी, उसकी एक लिमिटेशन है। और एक बात कह सकते हैं बच्चों की प्रकृति इतनी बलवान है कि प्राकृतिक तौर पे ये सारी चीजें होती हैं। अब ये इतना, जितना ही जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट होते हैं, तो उसमें किसी मानव को कुछ, अब अगर कोई बेबी है माँ के गर्भ में, तो उसके डेवलपमेंट में अगर कुछ अप डाउन ना हो, तो जिस तरीके से एक भ्रूण का एक शिशु के रूप में विकास हो जाता है, वो एक अपने आप में एक अजूबा है और उसको चेज इंसान नहीं कर सकता है। तो केवल हम उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं उसके बारे में जान सकते हैं और मेडिकल फील्ड से हेल्प ले सकते हैं उसको और अच्छा करने के लिए। लेकिन जो वो प्रोसेस नेचुरली होती है उसको कंपीट कर पाना मनुष्यों के लिए तो संभव नहीं है। कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो पास हो जाते हैं प्लेसेंटा से मदर से फीटस को पहुंच सकते हैं? वो है आपके ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए फीटस की जरूरी है। ऑक्सीजन पहुंच पाती है, क्या क्या पहुंच पाती है? आपकी ऑक्सीजन को पास हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। और क्या क्या जाता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ पोषक तत्व हैं जो चले जाते हैं जिनकी शिशु के डेवलपमेंट में आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, आयंस हैं। कुछ दवाइयां, सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं जो अंदर जाती हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन्स वगैरह अगर दिए जाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एंटीबॉडीज माँ के द्वारा शिशु को मिलती है। अगर वायरस है कोई, तो वायरस को नहीं रोक सकता है, पास कर हो जाते हैं। सब्सटेंसेस दैट पास थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम फीटस टू मदर,
फॉर एलिमिनेशन। क्या क्या चीजें हैं जो भ्रूण से मदर को पास होते हैं? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेने के बाद शिशु भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन के लिए फीटस से मदर को जाता है। यूरिया एंड अदर वेस्ट्स। क्या होता है बच्चों? द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको आप कह सकते हैं नाल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। आप ये कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो माँ का शरीर है, मैटरनल बॉडी है, उसके बीच एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, उसकी तरह काम करता है। प्लेसेंटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा एम्ब्रियो से कनेक्टेड रहता है। जब भी किसी नए शिशु का जन्म आपने देखा तो पेट से शिशु के पेट से एक नाल होती है, जो शिशु के पेट से एक नाल कनेक्ट रहती है बच्चों प्लेसेंटा से, और उसी से वो माँ के शरीर से बच्चा जुड़ा रहता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको आप नाल कहते हैं। द प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करने लगती है। और क्या प्रोड्यूस करती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो रिलैक्सिन एकदम लास्ट में, प्रेगनेंसी के लेटर बाद के स्टेजेस में रिलैक्सिन रिलीज होता है। अदरवाइज प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन रखने के लिए। तो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करने लगता है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे आपका HCG का प्रोडक्शन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का। HCG क्या हुआ? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, जिन्हें HPL कहते हैं, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रिलीज करता है। हार्मोन्स ये क्या क्या काम करते हैं? ये हार्मोन्स जो हैं, दीज हार्मोन्स सपोर्ट फीटल ग्रोथ। ये हार्मोन्स जो हैं वो भ्रूण के विकास को हेल्प करते हैं, फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और गर्भावस्था को मेंटेन बनाए रखने का काम करते हैं। हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ये क्या करते हैं? आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। ये क्या करते हैं? बहुत सारे मैटरनल ब्लड में मिक्स होते रहते हैं और उसका लेवल बढ़ाते रहते हैं। द फीटस इज कवर्ड विद मेम्ब्रेन्स विच आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज फीटल मेम्ब्रेन्स। और जो भ्रूण होता है बच्चों, वो कह सकते हैं कि फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं उनको। दीज मेम्ब्रेन्स आर एमनियन एंड कोरियन। वो दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनको कहते हैं एमनियन और कोरियन। तो एमनियन और कोरियन दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि माँ के ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ जाती है। तो इन हार्मोन्स के बढ़ना जो है बच्चों, वो उसमें माँ में क्या होते हैं? मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इन हार्मोन्स का जो बढ़ना है वो आवश्यक होता है। ठीक है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट होकर के दो लेयर्स बनाता है, एक तो एक्टोडर्म कहलाती है और दूसरी एंडोडर्म कहलाती है। तो जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म के बीच में धीरे से एक मेसोडर्म लेयर भी बन जाती है। तो ये तीनों लेयर्स जो हैं वो एडल्ट में हर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। फीटस जो है दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। पहली मेम्ब्रेन आपकी कहलाती है एमनियन और दूसरी मेम्ब्रेन कहलाती है कोरियन। एमनियन एंड कोरियन टुगेदर फॉर्म द एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक होता है, उसको कवर करती है, जिसको आप कह सकते हैं साधारण भाषा में उसको पानी की थैली ही बोल देते हैं, विच सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द फीटस।
तो ये भ्रूण के चारों तरफ रहती है, मतलब एमनियोटिक सैक के अंदर ही भ्रूण क्या होता है, बंद होता है। The amniotic sac contains the amniotic fluid which protects the fetus and acts as a shock absorber. जैसे जैसे किसी गाड़ी में झटके लगने से बचाने के लिए एक पार्ट लगा होता है बच्चों, जिससे गाड़ी उछलती तो है पर बहुत ज्यादा झटका नहीं लगता है। उसी तरह से जो ये एमनियोटिक सैक है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी कि भ्रूण को किसी भी झटके से, किसी प्रकार से नुकसान से बचाने में हेल्प करता है। Immediately after implantation, the inner cell mass embryo gets differentiated into ectoderm, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं और उसके बाद में धीरे से मीजोडर्म भी बन जाता है, विच गिव राइज टू द डिफरेंट टिश्यूज। और यही डिफरेंट टिश्यूज के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द इनर सेल मास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपोटेंट सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। ये एबिलिटी क्यों होती है? इनर सेल मास में जो मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं जिन्हें आप स्टेम सेल्स कहते हैं। इनर सेल मास में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जिनमें सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को बनाने की क्षमता होती है। तो आप सबको पता है कि ह्यूमंस में प्रेगनेंसी कितने मंथ्स की होती है बच्चों? ह्यूमंस में प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ्स की मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभार ये 9 मतलब 9.5 और 9.5 माह तक की ही होती है। 10 माह तो बहुत ज्यादा हो गया, वो अगर आप डेट में कैलकुलेशन में ऊपर नीचे होता तो लोग कह देते हैं कि 10 माह की हो गई। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 12 हफ्ते का गर्भ यदि है तो जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स हैं, वो सारे उस समय तक डेवलप हो गए होते हैं। ड्यूरिंग द 5th मंथ, 5वें महीने तक बच्चे के शरीर पर बाल हो जाते हैं, बॉडी हेयर आ जाते हैं। बाय द 24th वीक द आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, यानी जब 24वें हफ्ते में बच्चा होता है, जो भ्रूण ही है, तो उसमें क्या होती है, आईलिड्स यानी पलकें भी बन जाती हैं और पलकों के ऊपर जो छोटे छोटे आईलैशेस होती हैं वो भी बन जाती हैं। एट द एंड ऑफ 9 months द फीटस इज फुल्ली फॉर्म्ड, और 9 माह के बीच में फीटस जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो अब इसको हम लिख लेंगे बच्चों कि ह्यूमंस में जो है वो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है। इतना आपने देख लिया है। कुछ चीजें आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे। हम क्या क्या नोट करेंगे वो आप अपना कॉपी पेन, कल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ चीजें आपको नोट करने की है, तो वो बच्चों आप नोट कर सकते हैं। क्या क्या कि ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी है पॉइंट वाइज ही नोट करेंगे हम। ह्यूमंस में प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है। ये तो कॉमन से जानकारी है, 9 मंथ्स की होती है। लेकिन क्या अन्य पशुओं में भी 9 मंथ्स की ही होती है? तो नहीं। डॉग में कितने की होती है? डॉग में होती है 58 to 65 डेज की। ठीक, उसके बाद कैट, बिल्ली में कितनी होती है? बिल्ली में 9 to 10 वीक्स। उसके बाद एलिफेंट में कितने की होती है? एलिफेंट में जो गर्भावस्था का समय है वो आपका 18 to 22 मंथ्स का होता है। ठीक है, यानी कि
डॉग जो है वो बच्चे को जन्म देने के लिए 58 to 65 डेज का टाइम लेते हैं, कैट्स 9 to 10 वीक्स का, और एलिफेंट्स जो है 18 to 22 मंथ्स का टाइम लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, अब ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं ये देखेंगे। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 month of प्रेगनेंसी क्या बन जाता है बच्चों, जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट बन जाता है, एम्ब्रियो का हार्ट। और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं उसको हम कल अगले सेशन में देखेंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने इम्प्लांटेशन के बाद किस तरह से एंडोमेट्रियम लेयर अपने आप ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में जाना। कुछ एक पॉइंट्स बाकी हैं वो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।